नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की अहम खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में 1000 बसों पर शुरू हुई राजनीति ने पकड़ा तूल। रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने अपनी ही पार्टी पर उठाए सवाल। भारत में कोरोना से 3000 से अधिक लोगों की मौत। वडोदरा में तेज हुई कोरोना की रफ्तार, आंकड़ा पहुंचा 6000 के पास। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से कहा, कोरोना के आंकड़ों से नहीं घबराएं, सरकार महामारी से मुकाबला करने के लिए उठा रही हर संभव कदम। और राजस्थान की गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, छात्रावासों और आवासीय विद्यालयों में शुरू हुई ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में 1000 बसों को लेकर शुरू हुई राजनीति अब और तूल पकड़ती जा रही है। इस राजनीति में कांग्रेस की विधायक और गांधी परिवार की बेहद नजदीकी माने जाने वाली अदिति सिंह भी कूद गई हैं। खास बात यह है कि अदिति सिंह ने बीजेपी को नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी को निशाना बनाया है। ट्विटर के जरिए वह कांग्रेस पर बरसी हैं और कहा कि अगर बसें हैं तो राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई गई। उन्होंने कांग्रेस को ही कहा कि इस कोरोना के संकट की घड़ी में सियासत न करे। रायबरेली के सदर से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने कांग्रेस पर ही फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि ये कैसा क्रूर मजाक है। अदिति सिंह यही नहीं रुकी, उन्होंने एक और ट्वीट किया और राजस्थान के सीएम पर हमला बोला। अदिति ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि कोटा में जब यूपी के हजारों बच्चे फंसे थे तब कहां थी ये तथाकथित बसें। तब कांग्रेस सरकार इन बच्चों को घर तक तो छोड़िए, बॉर्डर तक ना छोड़ पाई। तब योगी आदित्यनाथ ने रातों रात बसें लगाकर इन बच्चों को घर पहुंचाया। खुद राजस्थान के सीएम ने भी इसकी तारीफ की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। इसमें आत्मनिर्भर भारत पैकेज से लेकर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए एक नई योजना शुरू किया जाना तक शामिल है। इसकी जानकारी पत्र सूचना कार्यालय के महानिदेशक के.एस. धतवालिया ने दी। धतवालिया ने बताया कि कैबिनेट ने सीनियर सिटीजन के लिए इनकम सिक्योरिटी की प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को 3 साल बढ़ाकर मार्च 2023 तक करने की मंजूरी दे दी गई। यह स्कीम इस साल 31 मार्च को खत्म हो गई थी। छोटे उद्योगों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा फंड भी मंजूर कर दिया गया। कोविड-19 रिलीफ पैकेज में सरकार ने पिछले दिनों इसकी घोषणा की थी। बैठक में कोल इग्नाइट खदानों की नीलामी के नए नियमों, नए ब्लॉक्स की मंजूरी दी गई। सरकार ने पिछले दिनों कोल माइनिंग को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोलने का ऐलान किया था। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को नकदी बढ़ाने के लिए स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम को मंजूरी दी। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की। पीएम आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अमित शाह, राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। इस योजना का काफी संख्या में लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। मोदी ने सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की थी। इससे सरकार ने कहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा कि यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ को पार कर गई है। उन्होंने इस योजना के सभी लाभार्थियों और उनके परिवार के लोगों को शुभकामनाएं दी और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने आयुष्मान भारत से जुड़े सभी डॉक्टरों, नर्सों, स्वास्थ्य कर्मियों एवं अन्य लोगों की सराहना करते हुए कहा कि उनके प्रयासों ने ही इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम बनाया है। चक्रवात अम्फान अत्यंत तेज तूफान में बदल गया है। ओडिशा के चांदीपुर में तूफान की वजह से तेज बारिश हुई। लगातार चल रही तेज हवाओं की वजह से ओडिशा के कई इलाकों में पेड़ जड़ों से उखड़ गए। ओडिशा के भद्रक में तेज बारिश और आंधी की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही थीं, तूफान के प्रभाव में आने वाले इलाकों में जाने वाली ऐसी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। कोलकाता एयरपोर्ट को एहतियातन गुरुवार सुबह 5 बजे तक बंद कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूरों के लिए बसें चलाने का मुद्दा अब पूरी तरीके से राजनीतिक नजर आ रहा है। भाजपा कांग्रेस के साथ अब इस पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने दोनों ही पार्टियों पर कई प्रकार के आरोप लगाए हैं। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए शक जताया कि बीजेपी और कांग्रेस आपसी मिलीभगत के जरिए बस पॉलिटिक्स कर रही हैं ताकि कोरोना त्रासदी के मुद्दे से ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि बीएसपी बिना किसी प्रचार के प्रवासी मजदूरों की मदद में जुटी है।
देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 5,611 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 140 लोगों की मौत हुई है। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ऊपर हो गई है। देश भर में कोरोना के 61,149 मामले सक्रिय हैं, 42,298 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और 3,303 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 534 नए मामले सामने आए हैं और 176 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों की कुल संख्या 11,000 को पार कर गई है, जिसमें से 5,720 सक्रिय मामले हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना से डरे नहीं, बचाव के उपाय अपनाएं। अधिकांश मरीज उचित देखभाल से ठीक हो जाते हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि मास्क पहनें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की समिति ने सलाह दी है कि कोरोना से डरे नहीं और किसी भी तरह की बीमारी की स्थिति में उचित उपचार करें। बीमारी होने पर अस्पताल जाएं। उन्होंने कहा कि राजस्थान लौटने वाले प्रवासियों को 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन निर्देशों का पालन करना चाहिए। राज्य सरकार हर कदम पर आपके साथ है और वह इस महामारी से मुकाबला करने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। छात्रावासों में प्रवेश के लिए गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। सामाजिक न्याय विभाग के अधीन छात्रावासों में प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों तथा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में नवीन शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्र छात्राएं 18 जून तक आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए छात्र छात्राएं 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव द्वारका प्रसाद गुप्ता ने बताया कि राज्य में संचालित आवासीय विद्यालयों तथा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में ऑनलाइन प्रवेश हेतु आज से पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके तहत विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में 18 जून एवं महाविद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश हेतु 30 जून तक पोर्टल खुला रहेगा। कोरोना संकट के मद्देनजर इस साल राजधानी जयपुर में जुमातुल विदा की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की जाएगी। जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी जयपुर ने इस संबंध में मुस्लिम समाज से खास अपील जारी की है। अपील में कहा गया है कि मुस्लिम समाज के सभी लोग लॉकडाउन की पालना करते हुए अलविदा जुमा की नमाज घरों से ही अदा करें। कोरोना वायरस के चलते लागू लॉकडाउन को देखते हुए हाल ही में प्रशासन ने मुस्लिम उलेमाओं के साथ में एक बैठक की थी। बैठक के बाद ही फैसला किया गया है कि अलविदा जुमे की नमाज भी रमजान के अन्य जुमे की तरह ही सभी मुस्लिम धर्मावलंबी अपने घरों में से ही रहकर अदा करेंगे। जामा मस्जिद कमेटी ने लोगों से यह दरख्वास्त की है कि वह अगले शुक्रवार जामा मस्जिद का रुख न करें। लॉकडाउन की सख्ती से पालना करते हुए अपने घरों से ही जुमे की नमाज अदा करें। राजस्थान में गर्मी अपना रंग दिखाने लग गई है। प्रदेश के सभी हिस्सों में मौसम शुष्क रहने के कारण पारे में धीरे धीरे बढ़ोतरी का दौर शुरू हो चुका है। प्रदेश में आंधी के बाद अब पश्चिमी राजस्थान में लू चलने का दौर शुरू हो गया है। गर्म हवा के थपेड़े तन को झुलसा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिन गर्मी से राहत मिलने के आसार बिल्कुल नहीं है। 23 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी के साथ लू चल सकती है। सूर्य के 25 मई की सुबह रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के साथ ही नौतपा शुरू हो जाएगा। सूर्य के इस नक्षत्र में रहते 9 दिन तक तेज गर्मी पड़ेगी। राजस्थान में कोरोना वायरस लगातार बेलगाम होता जा रहा है। प्रदेश में शाम 5 बजे तक 107 नए पॉजिटिव केस सामने आए। डूंगरपुर में 22, अजमेर में 3, बारा में 1, चित्तौड़गढ़ में 7, जयपुर में 4, जालोर में 11, झालावाड़ में 1, झुंझुनू में 8, जोधपुर में 10, कोटा में 6, नागौर में 17, सीकर में 9, सिरोही में 4 व उदयपुर में 3 पॉजिटिव मरीज सामने आए। दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों में अब तक 946 प्रवासियों में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो चुकी है, जिसके साथ कुल संक्रमितों का आंकड़ा 5,952 पहुंच गया। प्रदेश में कुल मौतों का आंकड़ा 143 पहुंच गया। वहीं कुल संक्रमित 5,952 लोगों में से 3,373 रिकवर भी हो चुके हैं। इनमें से 2,939 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। अब राज्य में सिर्फ 2,436 एक्टिव केस बचे हैं। एक और राजस्थान विश्वविद्यालय आगामी परीक्षाओं को लेकर पशोपेश की स्थिति में है। वहीं पूर्व में संपन्न हो चुकी परीक्षाओं की कॉपियां चेक करवाने में भी विश्वविद्यालय को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में कोरोना संकट के कारण यूजी और पीजी की कई परीक्षाएं अटक गई थी। लिहाजा अब यूनिवर्सिटी प्रशासन इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है। जबकि लॉकडाउन से पहले संपन्न हो चुकी परीक्षाओं के आंसर शीट जांचने को लेकर शिक्षकों के तैयार नहीं होने के कारण बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परीक्षाओं के बाद से ही इन उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए 50 से ज्यादा शिक्षकों से भी उनकी स्वीकृति मांगी थी। इसमें से आधे से भी कम लोगों ने रुचि दिखाई है।
विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर आर.के. कोठारी के अनुसार महज 20 शिक्षकों ने ही शुरू में कॉपी जांचने के लिए अपनी अनुमति दी। कुछ शिक्षकों ने तो कॉपियों में कोरोना वायरस होने के डर के कारण भी दूरी बनाना ही उचित समझा। इसके कारण मूल्यांकन को गति नहीं मिल पाई। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से कॉपीज के बंडलों को भी सैनिटाइज करवाकर परीक्षकों के घर भिजवाया जा रहा है। साथ ही शिक्षकों से आग्रह भी किया जा रहा है कि उन्हें मूल्यांकन के दौरान उत्तर पुस्तिकाएं भेजने की व्यवस्था सुरक्षित दायरे में होगी। इसी के साथ प्राइवेट कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों, रिटायर्ड शिक्षकों को भी मूल्यांकन कार्य में सहयोग लिया जा रहा है। इस बुलेटिन में ये थी अभी तक की खास खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।